जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौर आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः अपनी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं में विज्ञान विषय के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ इसका जो पहला अध्याय वो हमारा लगातार चल रहा था। आज की जो हमारी विषय वस्तु है वो है दोस्तों, क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं। तो आप जानते हैं कि प्रायः सामान्य अवस्था में अगर हम देखें तो जो द्रव है वो 3 अवस्थाओं में रहता है, जैसे कि ठोस बर्फ के रूप में, द्रव पानी के रूप में और वाष्प के रूप में। इस प्रकार पदार्थ की भी 3 अवस्थाएं होती हैं जो सामान्य से देखने में नहीं आती सभी पदार्थ के रूप में, लेकिन हम जल की अवस्था को बहुत आसानी से देख पाते हैं। तो क्या पदार्थ अपनी इन अवस्थाओं को बदल सकते हैं? तो हाँ, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं, जिसमें जो सबसे पहला तरीका है वो है तापमान के द्वारा। कि जो पदार्थ है तापमान परिवर्तन के द्वारा अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं। तापमान परिवर्तन का प्रभाव। अब इसको समझने के लिए आप एक गतिविधि कर सकते हैं। एक बीकर में कुछ बर्फ के टुकड़े लीजिए, उसमें एक थर्मामीटर इस प्रकार से लगाइए कि थर्मामीटर का जो बल्ब है वो बर्फ में रहे, और अब इसको धीरे धीरे आप ऊष्मा प्रदान कीजिए और बहुत सूक्ष्मता से इसके तापमान में होने वाले परिवर्तन को नोट करते जाइए। तापमान में होने वाले परिवर्तन को नोट करेंगे तो आप बहुत सी अन्य प्रभावों को भी पाएंगे जिसकी हम बात करेंगे। तो जैसे जैसे हम बर्फ को ऊष्मा प्रदान करते हैं तो बर्फ के जो कण हैं वे कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से इनका कंपन धीरे धीरे बढ़ता है और एक सीमा ऐसी आती है कि जो बर्फ के कण हैं वो अपने स्थान को छोड़कर गति करने लग जाते हैं। यही वह अवस्था होती है जब बर्फ पिघलकर द्रव में बदल जाती है, और जिस तापमान पर यह अवस्था प्राप्त होती है कि जब बर्फ पिघलकर द्रव में बदलती है, तरल में बदलती है, हम उस तापमान को उसका गलनांक कहते हैं। सामान्यतः यह जो गलनांक है वो है आपका 273.16 केल्विन। अब यहाँ पर आप एक नई चीज देख रहे हैं, केल्विन। तो ऊष्मा की जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो केल्विन है, लेकिन सामान्य प्रचलन में हमारे यहाँ डिग्री सेल्सियस में तापमान को मापा जाता है। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में भी जो संबंध है उसकी हम आगे बात करेंगे। अभी हम पहले बात कर लेते हैं तापमान में परिवर्तन का प्रभाव। तो दोस्तों, जब कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है तो जिस तापमान पर यह घटना घटती है उस तापमान को हम गलनांक कहते हैं। अब जब यहाँ पर बर्फ पिघलती है, अर्थात हम कहें कि ठोस जब पिघलने लगता है, तो यहाँ पर एक अजीबोगरीब घटनाक्रम देखने को आता है। और वो घटनाक्रम ये होता है दोस्तों कि जब तक बर्फ पूर्णतः पिघलकर जल में नहीं बदल जाती तब तक यहाँ पर थर्मामीटर में तापमान स्थिर रहता है, जबकि हम उसको ऊष्मा लगातार प्रदान कर रहे हैं। तो लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी जब तक ठोस पूर्णतः पिघलकर द्रव में नहीं बदल जाता तब तक तापमान स्थिर रहता है। तो फिर हमारे द्वारा प्रदान की गई ऊष्मीय ऊर्जा आखिर गई कहाँ, यह एक प्रश्न खड़ा होता है। तो वास्तव में इस ऊष्मा को, जो ऊर्जा हमने ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ठोस पदार्थ को दी है, तो ठोस के जो कणों के बीच में परस्पर आकर्षण बल है, उन आकर्षण बलों को तोड़ने में वह ऊर्जा उपयोग में ले ली जाती है। चूँकि यह ऊर्जा हमें दिखती नहीं है, इसका तापमान हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखता है, तो यह माना जाता है कि बीकर में उपस्थित पदार्थ में यह छुप गई है, या पदार्थ ने पिघलने के दौरान अपने अंदर छुपा ली है, इसीलिए इसको गुप्त ऊष्मा कहा गया।
यह गुप्त ऊष्मा वास्तव में जो ठोस पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल है, उस आकर्षण बलों को तोड़ने में काम आ गई, इसलिए हमें यहाँ तापमान में वृद्धि नहीं दिखाई देती। अब इस गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि जब सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है दोस्तों, हम उसे गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। लेकिन यह 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि कब देखी जाएगी? जब पदार्थ अपनी अवस्था को बदल रहा है। तो हम इसको ये कहेंगे कि जब सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के दौरान 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह उसकी प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसके बाद हम इसको और ऊष्मा प्रदान करें, जब द्रव में पूर्णतः पदार्थ बदल गया है तो इनकी गतिज ऊर्जा और बढ़ने लगती है। एक अवस्था ऐसी आती है कि कणों के बीच कंपन इतना बढ़ जाता है या गति इतनी बढ़ जाती है कि वे उनके मध्य स्थित बंधनों को तोड़ करके वे कण स्वतंत्र हो जाते हैं। इस अवस्था को हम गैसीय अवस्था कहते हैं। यहाँ पर जो द्रव है वो वाष्प में बदलने लग जाता है। तो इस अवस्था को जिस तापमान पर द्रव या कोई पदार्थ द्रव से गैस में बदलने लगता है हम उसको उसका क्वथनांक कहते हैं। तो जब हम पानी को बहुत अधिक ऊष्मा देते हैं तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि वो उबलने लगता है और धीरे धीरे जो जल के कण हैं वे स्वतंत्र होकर वाष्प के रूप में बदलते हैं। इस तापमान को ही दोस्तों हम क्वथनांक कहते हैं। सामान्यतः आप क्वथनांक को जल के लिए 100 डिग्री सेल्सियस में जानते हैं, लेकिन जब हम केल्विन में बात करते हैं तो इस 273.16 केल्विन में अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस को जोड़ दें तो लगभग हम मान लें 374 केल्विन आंसर आता है। अब यहाँ से एक सूत्र बन जाता है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस में तापमान दिया हो तो केल्विन में पता करना, और केल्विन में तापमान दिया हो तो डिग्री सेल्सियस में पता करना। तो यहाँ से एक सूत्र बन जाता है जिसका उपयोग आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं। तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन तापमान। अब डिग्री सेल्सियस अगर दिया है और केल्विन पता करना है तो यहाँ डिग्री सेल्सियस रख दीजिए, केल्विन आ जाएगा। और अगर केल्विन दिया है डिग्री सेल्सियस पता करना तो यहाँ केल्विन का मान रख दीजिए, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपसे पूछा जाए कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। 273 प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस बराबर केल्विन। अब डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस की जगह रखेंगे, 273 प्लस 25 बराबर केल्विन, तो ये हो जाएगा 298 डिग्री केल्विन में ये तापमान हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस फार्मूले की सहायता से आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। वास्तव में दोनों ही तापमान की इकाइयाँ हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केल्विन को उपयोग में किया जाता है और सामान्यतः डिग्री सेल्सियस एक प्रचलित मान है। आप देखेंगे कि कई बार आपके शहर का तापमान या आपके देश का तापमान या गर्मी के दिनों में तापमान बताया जाता है कि आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा, तो डिग्री सेल्सियस ज़्यादा प्रचलित इकाई है। तो यहाँ पर हम क्वथनांक की बात कर रहे थे। तो जब हम यहाँ पर भी देखते हैं दोस्तों कि जब जल वाष्प में बदलना शुरू होता है तब भी उसका तापमान स्थिर हो जाता है जब तक कि वो पूर्ण रूप से वाष्प में नहीं बदल जाता। यहाँ पर तापमान नहीं बढ़ता। तो इसका भी कारण वही है कि जब द्रव
ठोस से द्रव में बदल रहा था तो ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग उनके बीच आकर्षण बंधों को तोड़ने में उपयोग कर लिया जाता था। इसलिए उस ऊष्मा का उपयोग तापमान में दर्ज नहीं होता था। यहाँ पर भी वही अवस्था बनती है जब द्रव पदार्थ द्रव अवस्था से वाष्प में बदल रहा है, तो यहाँ पर भी उनके बीच में जो आकर्षण बल था वो बंध पूर्णतः समाप्त होते हैं और कण स्वतंत्र होते हैं। तो उन बंधनों को तोड़ने के लिए या स्वतंत्र होने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो अवशोषित कर लेते हैं कण। इसलिए यहाँ पर तापमान में वृद्धि नज़र नहीं आती। यह एक सामान्य सी घटना है। तो यहाँ पर भी इसी को इसी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम पदार्थ को द्रव अवस्था से वाष्प या गैसीय अवस्था में बदलने की पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह उसकी गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो यहाँ पर जो ठोस है या जो पदार्थ है वो अब द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल गया। किसके कारण? तापमान के परिवर्तन के प्रभाव के कारण। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा और सीखा कि जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो वो बदल जाते हैं द्रव अवस्था में, या किसी पदार्थ को जो कि ठोस अवस्था में है हम गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। इसको द्रव को और गर्म किया या ऊष्मा प्रदान की तो ये बदल जाता है गैसीय अवस्था में। ठोस से द्रव में बदलना दोस्तों गलनांक जिस तापमान पर इस अवस्था में आता है, द्रव से गैसीय अवस्था में जिस तापमान पर आते हैं वो क्वथनांक कहलाता है। अब अगर इसको फिर से ठंडा कर दें, गैस को अगर ठंडा कर दें तो ये पुनः द्रव अवस्था में आ जाएगा, और द्रव को अगर पुनः ठंडा करते जाएं तो दोस्तों ये ठोस अवस्था में आ जाता है। जैसे कि पानी की वाष्प को अगर आप ठंडा करते हैं तो संघनन एक प्रक्रिया होती है जिसमें वह द्रव अवस्था में आ जाता है। तो जब गैस द्रव में बदलता है तो उसको हम बोलते हैं संघनन या कंडेंसेशन। द्रव को और ज़्यादा आपने ठंडा किया तो आपने देखा होगा कि वो बर्फ़ के रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका भी शीतलन किया। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है या हमारे घरों में उपयोग की जाने वाली कपूर है जो ठोस अवस्था में होते हैं। अगर हम इनको गर्म करें तो ये द्रव अवस्था में ना बदलते हुए सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर या ऊष्मा प्रदान किए जाने पर बिना द्रव में बदले सीधे ही गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अभी हमने पढ़ा कि तापमान के प्रभाव के कारण जो है पदार्थ अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित करते हैं, लेकिन दाब परिवर्तन के प्रभाव से भी पदार्थ अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि जैसे कि कोई गैस है उसको किसी सिलेंडर में भर लिया जाए तो उसके कण इस प्रकार से दूर दूर होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। अगर हम इन गैसों पर दाब बढ़ा दें तो इनके बीच के जो स्थान हैं उसमें कमी आएगी और कण पास पास आएंगे। जब ये कण पास पास में आएंगे तो इनके बीच की दूरी अत्यंत कम हो जाएगी। ऐसी अवस्था में ये कण जब इनके बीच की दूरी कम होगी तब ये द्रव अवस्था, और अगर हम कणों को पास में लाएं तो ठोस अवस्था को प्राप्त होते हैं। कणों के बीच की इस प्रकार की दूरी को कम करना ही हम संपीड़ितता कहते हैं। संपीड़ितता के कारण ही हमारे घरों में जो उपयोग में आने वाली एलपीजी गैस है, जब उसको बहुत अधिक दाब पर एक सिलेंडर में भरा जाता है तो वो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है। इसलिए हमारे यहाँ के सिलेंडर में जो गैस है एलपीजी गैस वो द्रव अवस्था में होती है, क्योंकि अत्यधिक संपीड़ित होने के कारण जब बहुत अधिक दाब से उसको भरा जाता है तो उनके कणों के बीच के रिक्त स्थान पूर्णतः खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस
जब कार्बन डाइऑक्साइड को एक एटमॉस्फेरिक दाब पर और बहुत कम तापमान पर जब उसको स्टोर किया जाता है या संग्रहित किया जाता है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिना द्रव में बदले सीधे ही ठोस अवस्था में संग्रहित हो जाती है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ठोस अवस्था में संग्रहण करना, उसको शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सीधे गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में दाब और ताप के परिवर्तन के प्रभाव से बदला जा सकता है। इसी प्रकार से हमने एलपीजी गैस को देखा, अत्यधिक दाब पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है। इन दो उदाहरणों के माध्यम से हम समझ पाए कि जो पदार्थ है वो तापमान के प्रभाव के कारण और दाब के प्रभाव के कारण अपनी अवस्थाओं को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय था, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक सूत्र जो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने वाला था, उस सूत्र की सहायता से आप कुछ सवालों को हल कीजिए। इस प्रकार के सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। पुनः मिलेंगे नए विषय वस्तु के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।